हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया है बेटा। और आज मैं आपको एक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस करवाने वाला हूं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का डायनोमा, जिसे बच्चों एसी जनरेटर भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक शॉर्ट नोट्स इस पे आता है आपको पूरा का पूरा। और इसमें जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा वो है सबसे पहले उसका सिद्धांत, फिर उसकी रचना, तो उसमें हम डायग्राम देखेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे, उसमें हमें क्या क्या करना है। उसके बाद बच्चों जब मैं आपको उसका डायग्राम समझा दूंगा, फिर मैं आपको उसकी कार्यविधि समझाऊंगा किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है बेटा, किस तरीके से हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा उसमें उपयुक्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किस तरह से वो उत्पन्न होती है। तो एक एक करके आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको इसको समझाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूं बच्चों सबसे पहले सिद्धांत क्या है, फिर उसके बाद बच्चों मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखें, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो बच्चों उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और बच्चों वह तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कि फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, जब तक फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता रहेगा तब तक उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब क्या आप कहेंगे ये ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा कोई नई बात नहीं है, हम आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। फैराडे ने एक नियम दिया था और वो था विद्युत वाहक बल बराबर d∅dt, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यानी ये कौन सा विद्युत वाहक बल है बेटा? ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है, कौन सी चीज की वजह से फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों BA cos थीटा। तो इसमें बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, हमने बहुत सारे फ्लक्स परिवर्तन की वजह देखी थी, चुंबकीय फ्लक्स का चेंज होना या चुंबकीय फ्लक्स समान रहना और एरिया चेंज होना, जिससे हमने मोशनल EMF भी पढ़ा था, गतिमान एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। लेकिन इस बार बच्चों हम ये आप देखें कि थीटा, हम कुंडली का जो विन्यास है, कुंडली बच्चों एक चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेगी, उसकी लगातार जो स्थिति है वो बदलती रहेगी। यानी इस बार कोण चेंज होगा बेटा। तो इस बार जो और ये कोण किसके बीच का होता है आपको पता है? ये होता है कुंडली के क्षेत्रफल पे खींचा गया अभिलंब है चुंबकीय क्षेत्र। तो उसका जो बच्चों कोण चेंज होगा लगातार, उसकी वजह से फ्लक्स परिवर्तन होगा और हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। ठीक है बेटा, अब मैं बच्चों आपको इसका डायग्राम बनाना सिखाता हूं। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूं और ये भी समझाऊंगा बच्चे कि थीटा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों माना कि हमारे पास एक कुंडली जो कॉइल है बच्चों, एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसका नाम हम रख देते हैं बच्चों PQRS। बच्चों ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक के बीच में रखी हुई है और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो आप देख सकते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा इस प्रकार से। ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और बच्चों इसमें आप एक देखें कि इसकी जो दोनों भुजा बच्चों आगे जाके जो जुड़ रही हैं, बच्चों यहाँ पे आपको R1 R2 करके दो रिंग दिख रही होंगी, इन्हें फुल रिंग्स कहते हैं। और ये बच्चों ये वाली जो एक आर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं ये R1 से जुड़ी होगी बेटा, ये वाली पूरी यहाँ पे देख सकते हैं। और अंदर से जाके बच्चों दूसरी वाली R2 से जुड़ी होगी। बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कुंडली रोटेट करेगी तब ये जो रिंग होंगी ये भी घूमेंगी। ठीक है बेटा, अब बच्चों लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भुजा जिस रिंग से जुड़ी हुई है वो उसी से ही जुड़ी रहेगी। ये वाली भुजा इससे जुड़ी है तो इसी से जुड़ी रहेगी। ये बात मैं आपको कार्यविधि में ही बताऊंगा। अब बच्चों बात ये आती है कि यहाँ पे दो ब्रुश लिए गए हैं, इन्हें मेटेलिक ब्रुश बोलते हैं। जो कार्बन के हो सकते हैं बेटा, ये कार्बन के भी हो सकते हैं या धातु के भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मेटेलिक भी हो सकते हैं, मेटेलिक। तो बच्चों दो ब्रुशेस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? तो बच्चों एक रिंग से जो ब्रुश जुड़ा रहता है वो B1 कहलाता है, दूसरी से B2 कहलाता है। बच्चों ये कभी भी रोटेट नहीं करेंगे, ये सिर्फ फिक्स रहेंगे अपनी जगह पर। तो आपके दिमाग में होना चाहिए इनका क्या काम है। इनका काम यह है बेटा कि जब भी रिंग घूमेगी और करंट प्रवाहित होगी कुंडली के अंदर, तो बच्चों वो जो करंट होगी वो इन ब्रुशेस की सहायता से, आप देखें इन ब्रुशेस की सहायता से इस कुंडली में पास होगी, ऐसे इस तरीके से। या हम कह सकते हैं कुंडली में उत्पन्न धारा बच्चों ब्रुश की हेल्प से हमें कहां मिलेगी? एक लोड रेजिस्टेंस पे। लोड रेजिस्टेंस वो बेटा जहां पे हमें विद्युत वाहक बल या करंट चाहिए। यहां पे हमारी कोई भी डिवाइस हो सकती है जहां पे हम विद्युत वाहक बल चाहते हैं।
ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा लोड रेजिस्टेंस पे। तो ब्रूशेस का काम है बच्चों करंट को या जो विद्युत धारा है उसे पास करवाने का। फिर मैं बताता हूँ बच्चों ब्रूशेस कभी भी मूव नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ लेनी है। अब बच्चों अभी भी आपको लग रहा है कि पोजीशन कैसे चेंज होगी, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे इसकी कार्यविधि में पोजीशन चेंज होगी, थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे चुंबकीय फ्लक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जब थीटा चेंज होता है तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स है वो चेंज होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बेटा। ठीक है, अब बच्चों गौर से देखो, एक हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें बच्चों एक कुंडली रखी हुई है और प्रारंभिक जो इसकी स्थिति है बच्चों फिगर फर्स्ट में वो इस प्रकार है कि जो इस पे खींचा गया, इसके जो तल के बच्चों जो अभिलंब खींचा गया है वो और चुंबकीय क्षेत्र बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस प्रकार से। अब बच्चों बात यह आती है cos 90 है, अभी तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। अब बच्चों जब ये आप देखें कि ये पलट जाएगा, अब ये धीरे धीरे घूमेगी अपने एक्सिस के, ये इसका एक्सिस है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जब बच्चों किसी क्षण इसकी स्थिति घूमते हुए ऐसी हो जाएगी कि इसका जो अभिलंब है बच्चों वो इस प्रकार से होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र से बेटा किसी कोण पर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ, जो भी एंगल होगा, अब थीटा अगर चेंज हो रहा है तो अगर हम डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे cos थीटा का, तो आप देखें हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें प्राप्त होगा माइनस का ba और cos थीटा का अवकलन होता है बच्चों माइनस का sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। और बच्चों इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप देखें हम थीटा को यहाँ पे ओमेगा टी भी लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी अगर यहाँ पे लिख दे ओमेगा टी, क्योंकि ये एंगल होता है तब इसका डिफरेंशियल होगा माइनस के साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा बेटा। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एन बी ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अभी हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं करते, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इस प्रकार। अब बच्चों कुंडली में हमने बहुत सारे कॉपर के तार लपेटे हुए हैं तो हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि साइन के हिसाब से जब भी ओमेगा टी चेंज होगा तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, आप देख सकते हैं। तो बच्चों अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हो सकता है, आप देख सकते हैं जब बच्चों साइन ओमेगा टी बराबर 1 हो जाए, यानी ओमेगा टी कितना हो जाए बच्चों, आप सोच सकते हैं एंगल कितना होगा, साइन में जो वैल्यू होती है बच्चों 90 डिग्री की होती है। इस टाइम जब ये बच्चों घूमता घूमता किसी क्षण पे जब ये वापस ऐसा हो जाएगा घूमता घूमता कि जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो कुंडली है उसके लंब अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम कह सकते हैं बच्चों उस टाइम हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। फ्लक्स की बात नहीं कर रहा बेटा, आप सोचेंगे 90 डिग्री में फ्लक्स तो 0 होता है, हमें फ्लक्स नहीं चेक करना, हमें फ्लक्स परिवर्तन देखना है। तो जिस टाइम घूमते घूमते जो 90 डिग्री पे कॉइल जब घूमेगी बच्चों, तो 90 डिग्री पे घूमते घूमते जब ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ये घूमते घूमते इस प्रकार हो जाए कि जो कुंडली का जो अभिलंब है बेटा इस प्रकार हो और जो चुंबकीय क्षेत्र वो इस प्रकार हो, 90 डिग्री का हो जाए, तो हम कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। तो जितनी बार भी ये 90 यानी हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे जब भी रोटेट होगी कोयल तो हमारा चुंबकीय प्रेरित विद्युत बल अधिकतम होगा। और बच्चों ओमेगा टी अगर 0 हो जाए, यहाँ पे आप देखें ओमेगा टी बराबर 0, तो अगर ओमेगा टी 0 हो जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसका मतलब ये है बच्चों घूमते घूमते अगर जो कुंडली के तल का अभिलंब है और वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए बेटा, उस कण पे प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों जैसे जैसे कुंडली घूमती रहेगी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, वैसे वैसे लगातार प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें बेटा। तो अब मैं आपको ये इसकी कार्यविधि के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसकी कार्यविधि इस प्रकार से कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किस प्रकार मिलेगा। ये तो पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा, पर प्रत्यावर्ती यानी चेंज कैसे होगा इस बात पे हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब तक बच्चों हमने ये समझा कि फ्लक्स परिवर्तन किस प्रकार से होता रहेगा कुंडली के एक ही जगह पर घूमने से, तो उसकी जो स्थिति लगातार चुंबकीय फील्ड में चेंज होगी बेटा। अब बच्चों मैं आपको इसको बताता हूं, हम फिगर से कैसे समझेंगे कि धारा कैसे प्रवाहित हुई या धारा किस दिशा में जाएगी, अगर आपको ये समझना है। तो बच्चों अगर आप ये देखें कि धारा की दिशा बताने के पास हमारे पास होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ओके बेटा। अब बच्चों अगर चुंबकीय क्षेत्र मेरा इस दिशा में है
और बच्चों कुंडलियों में मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है बच्चों, तो वो इस तरीके से चल रही है, अगर ये है तो इस तरह से चल रही है, तो जो उसकी ये वाली आर्म है पीक्यू बेटा, वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी। तो बच्चों अगर मैं इसे ऐसे लगाऊं कि अंगूठा जो है उसकी जो गति करने की दिशा को निर्देशित करे, यानी फोर्स को बताए इस प्रकार बाहर की तरफ, और ये बच्चों आपकी जो छोटी उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तो आप देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से जो धारा की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इसी प्रकार दूसरे वाले में अपने आप ही नीचे की तरफ हो जाएगी। तो धारा बच्चों इसमें इस तरीके से उत्पन्न होगी जब वो अपनी स्थिति से घूमना शुरू करेगी। अब बच्चों इसमें गौर देने वाली बात है कि जब कुंडली पूरी 90 डिग्री पे, यानी जब कुंडली इस प्रकार से होगी और ऐसे हो जाएगी बेटा, तो जो आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो अभिलंब है बेटा वो 90 डिग्री पे घूम चुका होगा, यानी कुंडली 90 डिग्री पे घूम चुकी है। तो कितना कोण घूम है बच्चों, अभी हमने पढ़ा E बराबर NBA sin ओमेगा टी, तो बच्चों कितना घूमी वो, ओमेगा टी बराबर 90। इस सूरत में बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री यानी मैक्सिमम जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बेटा, इस प्रकार अधिकतम विद्युत वाहक बल। अब बच्चों इसके बाद जब वो इस तरीके से घूम जाएगी तो 180 डिग्री पे घूम गई, 180 का मतलब है बच्चों ओमेगा टी बराबर 180 डिग्री। उस टाइम बच्चों आप देख सकते हैं E बराबर 0, यानी चुंबकीय जो हमारे पास विद्युत वाहक बल है बच्चों वो 0 हो जाएगा इस प्रकार से, यहां पे 0 होगा पाई पे, जब वो पाई डिग्री घूम जाएगी तो पाई बाय 2 पे कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमम। बच्चों बात ही आती है कि जब वो इस प्रकार से पूरा 180 डिग्री पे घूम गई, अब वो दोबारा से एक 90 डिग्री पे घूमेगी, यानी 270 एंगल घूम जाएगी। 270 का मतलब है ओमेगा टी बराबर बच्चों 270 डिग्री, यानी 3 पाई बाय 2, और बच्चों 3 पाई बाय 2 पे साइन जो होता है बच्चों 270 डिग्री -1 होता है, यानी फिर से मैक्सिमम होगी, और ये हमें एक मैक्सिमम विद्युत वाहक बल मिलेगा दूसरी दिशा में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये माइनस का E नॉट, ठीक है बेटा। दोबारा से जब बच्चों कुंडली अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी तो पूरा 2 पाई एंगल घूम जाएगी, ओमेगा टी बराबर 2 पाई, और बच्चों साइन 2 पाई कितना होता है आपको पता है, 0। तो इस टाइम बच्चों हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो 0 प्राप्त होगा 2 पाई पे। तो इस प्रकार से लगातार बच्चों जो है जो विद्युत वाहक बल की जो दिशा है लगातार चेंज होती रहेगी, और ये हमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। इसमें बच्चों एक मैं बात बताता हूँ, रिंग का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, रिंग कैसे क्या काम कर रही है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इस दिशा परिवर्तन को हम यहाँ पे देखते हैं। ये तो ग्राफ का तरीका हो गया, हमने फॉर्मूले से निकाल लिया साइन में एंगल की वैल्यू रख के। अब हम फिगर से देखेंगे बच्चों, जब ये करंट सपोज करो किसी टाइम P से Q पे प्रवाहित हो रही है, जब ये पूरा पाई डिग्री पे घूम जाएगी, तो पाई डिग्री पे घूमने का मतलब है बच्चों PQ भुजा यहाँ पे आ जाएगी इस प्रकार, और RS यहाँ आ जाएगी बेटा, यहां देखना बच्चों। अब बच्चों बात ये रही कि RS में कैसी करंट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और बच्चों RS जो जुड़ी हुई है आप देख सकते हैं वो B1 से जुड़ी हुई है, आप देख रहे हैं इस प्रकार, और PQ कैसे जुड़ी हुई है इस तरीके से। तो बच्चों यहां देखने वाली बात ये है कि जो RS है बेटा, यहां पे मैं बता देता हूं बच्चों B1 से ना होके ये वाली जो है हमारे पास, ये वाली RS थी, तो इस प्रकार से अगर मैं बताऊं तो इसे आप थोड़ा सा ऐसे देखें, मैं सब चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा बेटा, आपको थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। PQ वाली तो बच्चों यहीं से कनेक्ट थी, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और जो RS थी बच्चों नीचे वाली से थी। जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो बच्चों स्थिति कुछ ऐसी प्राप्त होगी, ये स्थिति हमें ऐसे प्राप्त होगी कि B2 ये तो यहीं रहेगा इस प्रकार से, और ये रिंग हमें यहां मिलेगी इस तरीके से, ये R2। तो B2 तो यहीं रहना, B2 चेंज नहीं होगा बेटा, लेकिन R2 चेंज हो गई। इस तरह से B1 यही रहेगा बच्चों, लेकिन R1 यहां पहुंच गई। अब आप गौर से देखो बच्चों कि जब इसमें धारा इस प्रकार से जा रही है, और ये धारा इस रिंग से बच्चों, ये वाली तो इससे अटैच नहीं है, ये तो अंदर से जा रही है, आप देखना ये वाली, ये अंदर से अटैच है दूसरे वाले से। तो बच्चों गौर से एक चीज देखो, ये वाली धारा जब रिंग के थ्रू B1 में जाएगी तो ये अब ऐसे ना होके ये ऐसे आएगी, तो ऐसे हो जाएगी इस प्रकार, देख रहे हैं आप, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार। अब बच्चों ये जो धारा है ये यहां से होती हुई इस तरीके से आई, क्योंकि ये ऐसे हुई, और ये इस प्रकार से निकल जाएगी, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो बच्चों धारा की दिशा लोड रेजिस्टेंस में चेंज हो गई। अब धारा की दिशा इस प्रकार से प्रवाहित होगी बेटा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो जो PQ में है बच्चों हम धारा देख रहे हैं वो यहां पे इस तरीके से हुई, और लोड रेजिस्टेंस में आधी साइकिल में बच्चों इस तरीके से आती है ऐसे करके, और आधी साइकिल में इस तरीके से जाती है,
ये आप देख रहे हैं बेटा। तो इस प्रकार से बच्चों लोड रेजिस्टेंस में हर आधी साइकिल में यानी पाई डिग्री पे, पाई बराबर 180 डिग्री पे धारा की दिशा चेंज होगी। और आप देख सकते हैं वो काम रिंग की वजह से होगा, क्योंकि रिंग बच्चों बार बार घूम रही है। अब PQ में धारा नीचे की तरफ हो गई तो, और R1 बच्चों हमेशा B1 से जुड़ा रहेगा, तो अब धारा ऐसे चलेगी। जब ये इधर आ जाएगी बच्चों और ये इधर पहुंच जाएगी तो फिर धारा इसमें इस तरफ चलेगी। ठीक है बेटा, तो ये इस प्रकार से रिंग का काम होता है बच्चों धारा को परिवर्तित करने का। तो मैं बता दूं, पूछा जाएगा आपसे R1 R2 जो हमारे पास रिंग होती हैं उनका क्या काम है? उनका काम है बच्चों धारा की दिशा परिवर्तन करने का, धारा की दिशा परिवर्तन करने का बेटा, परिवर्तन करने का। ठीक है, तो धारा की दिशा बच्चों जो परिवर्तित होती है वो रिंग की वजह से परिवर्तित होती है। तो इसको आपने मैथमेटिकल भी समझ लिया और डायग्राम से भी समझ लिया। ओके, अब मैं आपको इसका फाइनली बताता हूं कि कितनी धारा प्रवाहित होगी अगर विद्युत वाहक बल E रहा हो तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि हमें जो इक्वेशन होती है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की वो होती है बच्चों E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये हम कैसे इसको ढूंढेंगे? तो बच्चों हम कह सकते हैं अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा बच्चों साइन ओमेगा टी को देख के। तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा टी कितना होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 270 डिग्री, 270 पे माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री पे प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे हम कह सकते हैं इस टाइम जो हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा, उसे हम मैक्सिमम अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त कहेंगे और वो होगा NVA ओमेगा। तो इस वैल्यू को बच्चों NVA ओमेगा को अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार ये देख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास वही इक्वेशन आ गई बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो हम कह सकते हैं जो धारा होगी बच्चों वो होगी E अपॉन R, जो लोड रेजिस्टेंस होगा जितना बच्चों। तो हम कह सकते हैं I बराबर, अगर आप देखें E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RL। तो बच्चों अगर आप यहां गौर से देखें अधिकतम विद्युत वाहक बल अपॉन प्रतिरोधी होगी अधिकतम धारा बेटा, और ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी। इस प्रकार तो ये प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन आ गई इस प्रकार से बेटा। तो इस तरीके से आपको ये सारा बताना है, डायग्राम बताना है, हर चीज का पार्ट आपको रिजल्ट लिखना है और ये डायग्राम जरूर बनाना है बेटा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बच्चों कहलाता है वो AC जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।